नमस्कार, मैं धनंजय कुमार। दोपहर 3 बजे के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर संदीप कुमार। डॉक्टर संदीप कुमार जो है पॉलिटिकल एनालिस्ट तो हैं ही, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं और बेहद जो है सक्रिय हैं, बेहद बढ़िया जानकारी रखते हैं राजनीति की। और आज कल जो हो रहा है उस पर भी उनकी नज़र है। और देखिए, आज खबर आई कि आशुतोष राका जो कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता है, वो राजस्थान के जयपुर जिला के गांव के स्कूल को देखने जाने वाले थे। वहां वो गए और उनके पहुंचने से पहले गांव के कई लोग जय श्री राम के नारे लगाते हुए उनके खिलाफ खड़े थे। वो कह रहे थे कि हम गांव में घुसने नहीं देंगे। और आशुतोष रांका और उनकी टीम के लोग, उनके साथी गांव में आए, लेकिन जो पहले से गुंडे ही कहिए, जो हमला करे जय श्री राम का नाम लेकर के या किसी नाम लेकर के हमला करे, वो गुंडा ही है। उन लोगों ने उन पर हमला कर दिया। आशुतोष रांका को वहां से भागना पड़ा, उनके साथ मारपीट हुई। आशुतोष रांका का कहना है कि उनके कई साथियों के हाथ भी तोड़ दिए गए। हम आपको वीडियोज भी दिखाएंगे, लेकिन जो तस्वीर है बहुत भयानक है, घिनौनी है, गंदी है, और जितनी निंदा की जाए वो कम है। बताइए कि स्कूल है वहां जो पिछले 1 साल से टीन के शेड में चलाया जा रहा है, भैंस के तबेले के पास चलाया जा रहा है। और जयपुर जिला में राजधानी का गांव है, वहां ये स्थिति है। बाकी राजस्थान की क्या स्थिति होगी इसका अंदाजा लगा सकिएगा। आपको पता है कि वहां के भजन लाल शर्मा वहां के मुख्यमंत्री हैं, दिलावर जो है वहां के शिक्षा मंत्री हैं। और आशुतोष रांका का पूरा गुस्सा जो है दिलावर पर उतरा है और कहा है कि दिलावर दिलावर जी, आप जो है सुधारिए, नहीं तो फिर जो है बड़ा आंदोलन होगा। और पहले ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद फिर जो है हम बात करेंगे संदीप भाई से कि ये क्या हो रहा है और ये कहाँ ले जा रहे हैं हमारे देश को, ये कौन लोग हैं। अरे यहाँ गांव में दूध खा के जाएगा अगर दोबारा आ गया तो, या वो देखिए लोग पहले से इंतजार कर रहे हैं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। गाड़ियों के साथ थोड़ा जवाब भी दो। मना कर दिया, फिर भी आई तो संदीप भाई, आपने देख लिया, ये कोई पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है, ये स्कूल को बेहतर करने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी जिसने साफ कर दिया है कि हम कोई पॉलिटिकल लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम देश में शिक्षा व्यवस्था ठीक करना चाहते हैं। और पूरे देश में जहां कहीं भी स्कूलों की स्थिति खराब है वहां हम जाएंगे और स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे। अभिजीत दीपके जो है, जो कॉकरोच जनता पार्टी के चीफ हैं, उन्होंने बाकायदा प्रधानमंत्री को एड्रेस करते हुए उन्होंने वीडियो जारी किया था कि प्रधानमंत्री जो पीएम केयर फंड है उसमें 8,500 करोड़ रुपए रखे हुए हैं, और अगर 8,500 करोड़ रुपए अगर खर्च किए जाते हैं तो देश में मिनिमम 1,000 बेहतरीन स्कूल बनाए जा सकते हैं, सारी सुविधाओं से लैस। लेकिन बीजेपी के नेता तो छोड़िए, बीजेपी के जो आम कार्यकर्ता, अगर वो इंतजार करते हैं कि कोई उसके गांव के स्कूल को ठीक करने आ रहा है तो हम उसको ठीक कर देंगे और जय श्री राम के उसके बाद नारे लगाते हुए ये करेंगे, तो ये हिंदू धर्म की रक्षा कर रहे हैं, ये देश की रक्षा कर रहे हैं, देशभक्ति है, ये क्या है? आपको कुछ समझ, या गुंडाई है?
देखिए ये किसी धर्म की रक्षा नहीं कर रहे हैं, ये अपना विनाश भी कर रहे हैं, अपना भी विनाश कर रहे हैं। ये जड़ता से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। इनको भाड़े पर बुलाया गया है कि तुम जाओ, और मूवमेंट के बारे में इनको मालूम रहा होगा कि आशुतोष रांका जो आईआईटी कानपुर से पढ़ा लिखा एक युवक है और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उसने पॉलिसी में काम किया है और नौकरी भी करता रहा है मल्टीनेशनल कंपनी में, और एक बहुत ही बेहद समझदार, और वो समझता है कि भारत की क्या समस्या है, उस पर वो काम कर रहा है। भारत दुनिया के सारे इकोनॉमिस्ट इस बात को समझते हैं कि भारत की सबसे बड़ी समस्या यहाँ की स्कूल व्यवस्था है। मैं आज के अखबार में पढ़ रहा था कि दुनिया के जो टॉप 10 सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन लेने वाले देश है वो हमारे आसपास में ही है। साउथ कोरिया है, चीन है, सिंगापुर है, ये सब वो देश हैं। टफ एग्जाम लेते हैं, बच्चों को तैयार करते हैं। बच्चों में बहुत सारी समय दिक्कतें भी होती हैं उनके जीवन में, लेकिन वो जानते हैं कि शुरुआत में ही अगर हम उनको टफ ट्रेनिंग देंगे तो बाद में वो टफ होके निकलेंगे। अगर आप बच्चों में क्षमा करिएगा, बच्चों को शुरू में ही छोड़ देते हैं और उनको एक समय तक दिशा नहीं दिखाते हैं और 25 साल की उम्र गुजर जाती है तो फिर वो एक लाइबिलिटी बन जाते हैं। भारत दुनिया का सबसे युवाओं का देश है, लेकिन अभी के भारत के युवा जो है वो स्किल्ड नहीं है। वो यही जय श्री राम का नारा लगाने में ही स्किल्ड हो गए हैं। तो दिक्कत ये है कि जिस विजन की सरकार होगी उसी धारा में उसको स्किल्ड करेगी। तो इन्होंने स्किल किया है कि आपके लिए कोई सुधार करने को आए तो उसको मारिए पीटिए, उसको धक्का दीजिए, वो भी ऑन कैमरा। ये बेसिकली ये वो लोग हैं जो राजस्थान सरकार के भी दुश्मन है, केंद्र सरकार के भी दुश्मन है, और दोनों को हटा के ही मानेंगे। कारण यह है कि वो कोई तफरी करने नहीं गया था, कोई गलत काम नहीं कर रहा था वो लड़का। और आशुतोष रांका गए हुए थे वहां स्कूल का एक तरह का सोशल ऑडिटिंग, और भारत के हर नागरिक का यह अधिकार है कि वो अपने आसपास के स्कूलों के को देख सकता है और उसकी ऑडिटिंग कर सकता है। पर सबसे पहले तो ये बात है कि सरकार ने, राजस्थान सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, उसने किस अधिकार के तहत स्कूलों में लोगों की एंट्री बैन कर दी है। आप स्कूल जब चल रहा हो उस समय लोगों को आने से मना कर सकते हैं, लेकिन जब स्कूल नहीं चल रहा हो, ऑफ टाइम हो, उस समय अगर लोग स्कूल को देखने जाते हैं, जो स्टेक होल्डर है डायरेक्ट, आप कैसे उनको रोक सकते हैं? जिनके बच्चे पढ़ेंगे, आने वाली पीढ़ियां पढ़ेंगी, अगर वो नहीं जानेंगे तो, अगर वो स्कूल देखेंगे नहीं तो कैसे उन बच्चों को भेजेंगे, अपने घर के बच्चों को वहां पे? या फिर वो सवाल नहीं करेंगे सरकार से, स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन से, तो कौन करेगा? जनता नहीं करेगी तो कौन करेगा? दूसरे ग्रह से लोग आएंगे। और देखिए, जो लोग उस बेहतरी के लिए आए हुए उनको कुछ लोग मार पीट रहे हैं। यही वो लोग हैं जो जिन्होंने तुकाराम की लिपि को, माने स्क्रिप्ट को नदी में फेंक दिया। यही वो लोग हैं जो गुरु नानक देव को मारते पीटते थे। यही वो लोग हैं जिन्होंने कबीर को अधम कहा, उनको प्रताड़ित किया। लेकिन बाद में फिर जब इनको समय बीत जाता है, बहुत सारे लोग जब समझाते हैं, समझ में आता है, तब फिर वो फूल माला चढ़ाते हैं, लेकिन तब तक 500 साल बीत चुके होते। तो ये वो लोग हैं जो भाड़े पे लाए गए थे, और उनको लाया गया था ताकि ये जो सरकार है वो यूपीए 2 की तरह की सरकार नहीं है कि उसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था, वो ग्रेसफुली उसको एक्सेप्ट कर रही थी। ये ऐसी सरकार है जो हर वो साजिश करेगी कि ताकि उसको दबा सके, चाहे वो मीडिया को मैनेज करे, चाहे वो मारपीट करवाए अपने भाड़े के लोगों से। पैसा भी दिया होगा उनको, गाड़ी में बैठा के लाया भी होगा, या फिर उनकी व्यक्तिगत गाड़ी में तेल दिया होगा और कहा होगा जाओ तुम मारो पीटो, और तुम्हारे खिलाफ अगर केस लगवाते हैं तो हम देख लेंगे। तो इतना सब बिना सह दिए वहां लोग आएंगे ही नहीं। तो ये सब कुछ स्टेट स्पॉन्सर्ड है, और ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि जो इन्होंने हाल ही में जो शिक्षा है, चाहे जितने भी स्ट्रक्चर है सरकारी, उसको जो बेच दिया है और उसको अपने कुछ क्रोनी कैपिटलिस्ट दोस्तों को दे दिया है, उस पर कोई सवाल न उठाए, आंदोलन न हो जाए, दिक्कत न हो जाए, हमारी सरकार संकट में न पड़ जाए। तो इस संकट से बचने का तरीका था, क्या था? धर्म की आड़ में झुकना, जय श्री राम का नारा लगाना। और श्री राम भी अगर होते तो वो यही कहते कि स्कूल खोलो भाई, स्कूल से हम कम से कम अंध भक्तों से बचेंगे और सही भक्त हमारे होंगे। तो भगवान राम का रामराज भी यही था, जहां लोग चेतना युक्त जीवन जिए, जड़ता युक्त जीवन न जिए। तो ये राम को भी गाली दे रहे हैं, राम की आड़ में कुकर्म कर रहे हैं। जी। और तो ये आपको क्या लगता है कि ये जिस तरह से अगर विरोध कर रहे हैं तो इससे बीजेपी को फायदा होगा? ये बीजेपी को नुकसान हो रहा है। देखिए, हो क्या रहा है कि बीजेपी पहले ये समझती थी कि हम मैनेज कर लेंगे, लेकिन उसका मैनेजमेंट अब हमेशा के लिए फेल हो चुका है 20 जुलाई से। अब कितना भी मैनेज करेंगे, मैनेज बस एक चीज से कर सकते हैं, जब ये हाथ जोड़ के और अपनी गलतियों को स्वीकार कर लें, तब चीजें मैनेज होंगी।
मैंने जानकार से तो एकदम नहीं होगा। एक आए थे सज्जन जो फ्रेंड्स फ्रेंड्स करके कुछ रील बनाया उन्होंने, वो फ्रेंड्स वाला जुमला भी मैंने उल्टा पड़ गया। अब संकट ये है कि वो कह रहे थे कि हमने उनको माफ कर दिया जो हमारी माँ हम मेरी माँ को गाली दे रहे थे। आपकी माँ माँ है, और बाकी जो देश के संसद हैं, देश के नेता हैं, आपको महुआ मोइत्रा की माँ, महुआ मोइत्रा आपको स्त्री शक्ति नहीं लगती, नारी शक्ति नहीं, क्या उससे बाहर है वो? उनको बार बार घेरा जा रहा है। उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जिस जिले की, कृष्णानगर की, वहां पे उनको सर्किट हाउस में रात को 10 बजे तक कहा जाता है कि खाली कर दीजिए। गुंडे पहुंच जाते हैं, वो भी कितने गुंडे, 15-20। 15 ये कोई भीड़ नहीं होती है, ये कुछ पैसा दे के भेजे हुए लोग होते हैं। तो आपकी मामा है, आप किसी को पास्ता बेन कहते हैं, जर्सी गाय कहते हैं, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं, आप मजाक उड़ाते हैं उनकी एथनिसिटी, उनकी उनके धर्म को लेके, उनकी उनके प्रेम और उनके देश के चुनाव को लेके। और आप तब कहते हो कि भाई मतलब आपको लगता है कि दूसरे जो है वो हमारे क्रिटिसिज्म को, हमारे कमेंट को पॉजिटिवली लेते हैं, और आप दूसरों के कमेंट को निगेटिवली लेते हो। अब देखिए कि एक बात स्पष्ट होती है, आप इस बात से समझिए कि इन्होंने कई तरह की चीजें की हैं। अब जिस तरह का प्रचार किया गया, जिस तरह से इन्होंने लोगों को लोग, अब देखिए ना कि इन्हीं के सांसद पार्लियामेंट में क्या कह रहा था, उस पर कोई डिबेट हुई? वंदे मातरम जो लिखा गया, वो आनंद मठ, एक नॉवेल है बंकिम चंद्र चटर्जी का, जो बेसिकली उस समय का सन्यासी विद्रोह था, उस समय के अंग्रेजों के शासन और मुगल जो उस समय कंट्रोल कर रहे थे मुसलमान, उनके खिलाफ था। उसको इन्होंने राष्ट्रगीत बनाने की कोशिश की है, या बनाया, मैंडेटरी किया पार्लियामेंट पास करके। लेकिन इनसे पूछ दीजिए कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में क्या अंतर होता है, ये नहीं बताएंगे। लेकिन इनका गोदी मीडिया लगातार उस पर डिबेट कर रहा है, लगातार उस पर अपना बात कर रहा है। पूछिए कि आज तक हिंदी में क्यों नहीं लिखा गया राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान? राष्ट्रगान साधु बांग्ला और संस्कृत निष्ठ बांग्ला में है, वही हाल राष्ट्रगीत वंदे मातरम का है, वो भी साधु बांग्ला संस्कृत निष्ठ बांग्ला में है। तीसरा जो है सारे जहां से अच्छा, वो सॉरी वो इकबाल ने लिखा था, और वो उर्दू में है, हिंदी में आज तक लिख नहीं पाए। अब आप हर चीज को, जिन्होंने जिस देश हित में लड़ाई नहीं की, देश के लिए लड़ाई नहीं की, वो राष्ट्रवाद के नैरेटिव को अपना बना ले रहे हैं। अब जो आपका जी सवाल था उस पर वापस लौटता हूं मैं, कि इससे को लाभ, एकदम लाभ नहीं होना है। इसलिए लाभ नहीं होना है धनंजय जी, क्योंकि एक्चुअली अब जनता ने ना अल्टरनेटिव मीडिया से खबरें लेना शुरू कर दिया है, डायरेक्ट सोशल मीडिया से खबरें लेना शुरू कर दिया है। जो ये नए लड़के आए थे आंदोलन में, उनके हैंडल्स बहुत बड़े हो गए हैं, उनको लोग फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या फिल्टर करते हैं लोग। लोग अपने हिसाब से चीजों को देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, फिर जाके उस पर विश्वास करते हैं। क्योंकि वो इतने बार ठगे जा चुके हैं कि उनको अब साफ पता चल गया है कि ये गोदी मीडिया एक तरह से वो जनता के खिलाफ कहीं से ईमानदार नहीं है, लोगों को गुमराह करने का नैरेटिव चलाता है। और स्कूलों की ऑडिट होनी चाहिए, और स्कूल बेहतर होने चाहिए, ये हर अर्थशास्त्री दुनिया का कहता है। और भारत तभी विश्व गुरु बनेगा जब हमारे स्कूल वर्ल्ड क्लास के होंगे, वो भी गांवों के जी स्कूल। एक अगर याद कीजिए, हम पीछे लेके चलते हैं, जो सावित्रीबाई फूले और महात्मा फूले का जब दौर था, तो किस्सा है ना, फेमस है कि घटना है कि सावित्रीबाई फूले जो है एक कपड़ा अपने बैग में लेके चलती थी, झोले में लेकर के चलती, साड़ी, चूंकि उस पर गोबर फेंकते थे, पैखाना फेंक देते थे लोग। तो उस समय जो है एक बात समझ में आती है, हालांकि वो भी बड़ा भयानक घटना है कि कोई पढ़ने के लिए कोई समाज पढ़ने के लिए जानकारी तक पहुंचने से कैसे रोकना चाहता है, ये तो समाज के चरित्र पे गहरा दाग है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। लेकिन आज जब दुनिया पढ़ना चाह रही है, अमेरिका जाना चाह रही है, सारे मंत्री अपने बेटे को पढ़ा रहे हैं, कोई अपने बेटे को भिखारी नहीं बनाना चाहता है या अनपढ़ नहीं रखना चाहता है। वैसी परिस्थिति में अगर स्कूल की बात करने वाले के खिलाफ जय श्री राम के नारे लगाते हो, स्कूल की बात करने वाले के खिलाफ मारपीट करते हो, जो आपने कहा आपके उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है कि स्कूल में जो है आप वीडियोग्राफी नहीं कर सकते हो, फोटो नहीं खींच सकते, क्यों? आपका हाल जान लिया जाएगा। तो इस जो आज इस तरह के जो राजनीति करना चाहते हैं, उनको भय अगर नहीं है, क्योंकि समाज से उनको भय होना चाहिए, समाज में ये चेतना आ गई है कि हमको हमको हमारे बच्चों को पढ़ाना है, वो चाहे दलित हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे कोई हो। ऐसे में स्कूल का विरोध करना, क्या कहेंगे इसको? कौन सी मानसिकता है, क्या चाहते हैं ये?
मूर्ख मानसिकता है, जड़ता वाली मानसिकता है। और यही वो लोग हैं जो असली देशद्रोही हैं धनंजय जी। यही वो लोग हैं जो राष्ट्रद्रोही हैं, क्योंकि ये एक मूर्खों का राष्ट्र बनाना चाहते हैं, अंधभक्तों का राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जड़ लोगों का राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ये भारत को अफ्रीका बनाना चाहते हैं। इनको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। स्कूल में अगर कोई जाता है ऑफ आवर्स में, तो आप क्यों रोकते हो उसको भाई? क्यों नहीं जाएगा? वो क्यों नहीं देखेगा कि स्कूल का टॉयलेट ठीक है या नहीं ठीक है, स्कूल में पानी आता है वो पीने लायक है या नहीं है, स्कूल की जो टेबल बेंच हैं बच्चों के वो ठीक हैं या नहीं ठीक हैं, और सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कायदे से है कि नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि जनता ने ये अपना बहुमूल्य समय निकाल के ये जिम्मेदारी ली है कि वो जा जाके और सवाल पूछ रहे हैं, सोशल ऑडिटिंग, स्कूलों की ऑडिटिंग करने की बात कर रहे हैं। ये वो सरकार है जिसने 90,000 से ज्यादा स्कूल बंद कर दिए हैं, शराब की अनगिनत दुकानें खोली हैं, 27,000 स्कूल तो केवल उत्तर प्रदेश में बंद कर दिया गया है। और वो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है अगर आबादी के हिसाब से उसको देशों की श्रेणी में रखा जाए तो ऐसे में क्या उत्तर प्रदेश में स्कूल बंद हो के उत्तर प्रदेश से 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन पाएगा? अभी आपने रेफरेंस दिया, कई स्वतंत्रता दिवस के दिन फोटो वायरल हो रहे थे उत्तर प्रदेश के स्कूलों का, जहां कमर भर पानी में बच्चे स्कूल पर झंडा फहराने गए थे। मैं दाद देता हूं उन बच्चों की राष्ट्र हित और राष्ट्र की भावना का, कि वो इतनी मुश्किल स्थितियों में वे अपने स्कूल पहुंचे थे, उन्होंने राष्ट्र ध्वज को फहराया, अपना राष्ट्रगान किया और अपना एक नागरिक का कर्तव्य निभाया। ऐसे बच्चे हमारे देश के लिए वास्तव में एक बहुत बड़ी आशा की किरण है। लेकिन उन आशा की किरणों को इन तथा कथित धर्म के नारों की आड़ में ढकने की कोशिश हो रही है। और ये कोई दूसरे लोग नहीं, आपने सही कहा कि जब सावित्रीबाई फुले ने पहला महिलाओं के लिए स्कूल खोला था, तो उनको उनके ऊपर गोबर फेंका जाता था, पत्थर फेंका जाता था, मारा जाता था, गालियां दी जाती थी, ताने दिए जाते थे। ये वही लोग हैं जो आज उससे मतलब 1890 में मृत्यु हो गई थी महात्मा फुले की। अब सोचिए करीब करीब उससे 130 साल बाद भी ये जगह नहीं है, और ये बातें करते हैं धर्म की, ये बातें करते हैं परंपरा की, ये बातें करते हैं राष्ट्रवाद की, ये बातें करते हैं समाज बनाने की। जबकि ये इन सारी चीजों की आड़ में एक विकृत समाज बना रहे हैं। उस विकृत समाज में ये अपने को सबसे श्रेष्ठ बनाते हैं। इन्हीं के लोग, इन्हीं की विचारधारा के लोग 9 से 10 बार सांसद रह चुके, लंबे समय तक राजनीतिक रह चुके। एक इनका मुख्य जो प्रोफेसर है वो कहता है कि दलित मेंटेलिटी के लोग हैं, दलित मेंटेलिटी से प्रभावित है वो कहता है। और सोचिए कितनी घटिया मानसिकता है उसकी, और वो प्रोफेसर कैसे हो गया है। और उसने गलत ढंग से उस डिपार्टमेंट का हेड भी बना जो दिल्ली विश्वविद्यालय का मेन डिपार्टमेंट है पॉलिटिकल साइंस का। वो ऑन टीवी इस तरह की चीजों को कह रहा है कि दलित मेंटालिटी। अरे भाई, दलित मेंटालिटी क्या होती है? मनुष्य मेंटालिटी होती है। हर मनुष्य में क्या, जो इस देश के तथाकथित ऊंचे तबके के लोग हैं, क्या उनमें मनुष्य वाली बुराइयां नहीं होती हैं, मनुष्य वाली अच्छाइयां नहीं होती हैं? आप सबको जनरलाइज कर दोगे? ये कितना स्टीरियोटाइप वाला स्टेटमेंट है, ये कितना एक माने इंसान द्वेषी स्टेटमेंट है। और ये केवल संगीत रागी टाइप का, जो एक मूर्ख विचारधारा से प्रभावित है और उसको इस सबसे बेहतर मानता है, वही वो व्यक्ति इस तरह की बातें कर सकता है। यही वो लोग हैं जो जय श्री राम का नारा लगाते हैं ताकि लोग स्कूलों में ना आ पाए, क्योंकि वो सोचते हैं कि जय श्री राम बोलेंगे और कोई रिएक्ट करेगा तो हम उसको धर्म का एंगल देख के मारपीट करेंगे और बच जाएंगे। एक्चुअली वो को बचाने वाले उनके आका हैं, लेकिन उनको ये भ्रम किसी ने दे दिया है कि ये सब करने से आप बच जाओगे। वो गलत कर रहे हैं। उनको अगर वो थोड़े से भी बुद्धिमान है तो बच्चों को सबको आने देना चाहिए स्कूल में, और कहना चाहिए कि नहीं, तुम क्या इसमें रेकमेंड करते हो, हम इसको तुरंत बेहतर करेंगे और तुरंत बेहतर करके काम करेंगे। भाई, वो रोकने वाले स्कूल के टीचर या स्कूल का कोई स्टाफ नहीं है। वो रोकने वाले जो है वो गांव के आसपास के गुंडे हैं। बिल्कुल, मैं सहमत हूँ। ताज्जुब हो रहा है कि मतलब हमारे गांव में ऐसे लोग नहीं है कि गांव में स्कूल बेहतर हो इसके लिए विरोध कर रहा। ये अजीबोगरीब लोग हैं और जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से भी चल रहा, उत्तर प्रदेश में भी यही गति है कि सरकार का ध्यान है किसी तरह इस आंदोलन को रोका जाए, शिक्षा पे बात ना हो। और अमित शाह जी ने इसीलिए जो है कल जो आपने पूरा देखा कि वंदे मातरम को लेकर के पूरी राजनीति की जा रही है और कहा जा रहा है कि वंदे मातरम को लेकर के कांग्रेस जो है तुष्टीकरण की नीति अपना रही है। कांग्रेस ने कहा है कि हम नहीं गाएंगे पूरा, आपने जो संवर्ध जो अभी नया जो वर्जन है वो हम नहीं गाएंगे, क्योंकि ये धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। जो पहले से 1950 से जो राष्ट्रीय गीत बजता चला रहा है, जो बजाया आता जाता जा रहा है,
वो हम गाने को तैयार हैं, वो हम गाएंगे, वो हमारा राष्ट्रीय गीत है। लेकिन किसी धर्म विशेष की तारीफ करना या धर्म विशेष के देवी देवताओं की बात करना वो सही नहीं है। ये जो स्टैंड लिया है कांग्रेस ने, दोनों बात पर बोलिए, एक जो कांग्रेस ने स्टैंड लिया उसको आप किस तरह से देखते हैं, और दूसरा जिस तरह से वापस बीजेपी, अमित शाह जी और दूसरे लोग हिंदू मुसलमान वाले ट्रैक पे ले जाना चाहते हैं देश को, क्या हिंदू मुसलमान वाले ट्रैक पे वापस देश जाएगा? बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं जाएगा। देश सब समझ चुका है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो इन्होंने पैसा देके गोदी मीडिया और ये जो गटर मीडिया है, उन चैनलों को कहा है कि तुम दिन रात इस पे करो ताकि लोग कम से कम इस्तीफा न मांगे, हमारी जान बची रहे। ये उसी का एक्सरसाइज है, उसी का प्रयास है। लेकिन देखिए, इस बात को समझिए कि हमको जब इतना बेहतरीन हमारा राष्ट्रगान है, और इस राष्ट्रगीत पे 1937 में स्टैंड लिया था कांग्रेस ने, और कांग्रेस ने ही नहीं, जो बांग्ला जानता है वो क्यों पढ़ेगा इसको, उसको मालूम ही नहीं है। जैसे मैं बांग्ला जानता हूँ, और मैं एकदम कहता हूँ कि इसका जो स्टैंड लिया कांग्रेस ने एकदम सही स्टैंड है, और इसको एक तरह से नहीं गवाया जाना चाहिए औपचारिक रूप से, इसलिए क्योंकि ये जो एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के विरोध में है, महिलाओं के विरोध में है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। जो सन्यासी विद्रोह हुआ उसके खिलाफ उन्होंने एक नॉवेल लिखा, आनंद मठ, और उसमें इसको शामिल किया था उन्होंने। वो जो सन्यासी विद्रोह था वो बेसिकली अंग्रेजों के खिलाफ था और मुसलमानों के भी खिलाफ था। और ये जो वंदे मातरम है वो देखिए उसको आपने जैसे अभी सवाल पूछने के दौरान कहा कि आइडोलेटरी, मतलब एक धर्म विशेष से उसमें जुड़ने की बात है, तो क्यों जुड़े कोई? धर्मनिरपेक्ष गीत हम बनाते हैं, उसको हम गाएंगे, सभी के लिए होना चाहिए। धर्म विशेष की बात भी क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये देश सेकुलर देश है, ये कि कोई एक धर्म विशेष का देश नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। तो ऐसी स्थितियों में ये बिना मतलब की डिबेट है। और मैं देख रहा था कि वो जो लड़की है रिया है मुंबई वाली, उसको बुला के सुबह मैंने एक वीडियो देखा जिसमें वो अर्नब गोस्वामी बदतमीजी से उनको ये सिद्ध करना चाह रहा था कि जो आज के जेनजी हैं वो राष्ट्रद्रोही हैं, क्योंकि वो लड़की है और उतनी वैचारिक चीजों को नहीं जानती है। लेकिन वो कम से कम समझ गई कि इसका इंटेंशन बदतमीजी वाला है, तो अंत में वो भी उसको बदतमीजी से जवाब देती है। लेकिन दूसरे रहे होते तो उसको बताते कि वो कितना बदतमीज है। तो देखिए, ये एक ऐसा डिबेट है जिसका कोई मतलब नहीं है। कल एक बेहतरीन लेख लिखा था आशुतोष कुमार ने वायर में, और उन्होंने साफ साफ लिखा है, उस टेक्स्ट को पढ़ेगा, इन्होंने कुछ पढ़ा तो है नहीं, इनको कायदे से जो बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ है उसको पढ़ना चाहिए, और पढ़ेंगे तो इनको मालूम चलेगा, जब इसको पूरा अर्थ सहित पढ़ेंगे तो मालूम चलेगा कि वो एक समय विशेष में लिखा गया था, और उसका जो कॉन्टेक्स्ट अभी के भारत में है वो पूरे गीत में नहीं है। तो क्यों पूरा पढ़ा जाना चाहिए? इसलिए कांग्रेस का स्टैंड जो है, जो आपने कहा, मुझे लगता है कि जस्टिफाइड है, पहली बात। दूसरी बात कि जनगण मनगढ़ जो है वो दुनिया जब तक रहेगी तब तक रेलिवेंट रहेगा, जब तक भारत का अस्तित्व रहेगा तब तक रेलिवेंट रहेगा, क्योंकि ये उसी पर्पस से लिखा गया था। लेकिन इन कम बुद्धि के लोगों को ये समझ में नहीं आएगा कि क्या गीत किस चीज के लिए लिखा गया है। वो भारत का राष्ट्रगान इसीलिए है क्योंकि लिखा था गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा है, अमार सोनार बांग्ला। वही हाल है भारत का दूसरा जो राष्ट्रगीत है, राष्ट्रीय गीत है, सारे जहां से अच्छा, इकबाल ने लिखा था, और इकबाल ने पाकिस्तान का भी राष्ट्रगान लिखा था। तो याद रखिएगा, ये उस समय के सन्यासी विद्रोह, उस समय के कॉन्टेक्स्ट में अंग्रेजों के विरोध में कम, मुस्लिम जो उस समय के शासक थे उनका जो शासन खत्म हो रहा था उनके विरोध में था, स्त्री विरोध में है इसका, और ये उस समय के स्पेसिफिक लिखा गया था। तो अब क्यों गाया जाना चाहिए? जो भी देखिए, याद रखिएगा कि जो कालजयी रचना होती है धनंजय जी साहित्य की, वो सदियों तक हर समय में वो फिट बैठती है और हर समय में रिलेवेंट होती है। लेकिन जो रचना एक समय विशेष पर और उस उद्देश्य से लिखी गई होती है वो उस पर्टिकुलर समय में ही और समय को ही कन्वे करती है। तो ये जो वंदे मातरम है ये राष्ट्र का एक तरह का वंदन गुणगान है, सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब आगे बढ़ता है उसमें बहुत सारी चीजें हैं जिनको कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो आज रेलिवेंट नहीं है, इसलिए ये स्टैंड मुझे सही लगता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप भाई, और आप तमाम लोग जो देख रहे हैं आपका भी आभार, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं शाम की चौपाल में। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।